अस्सलाम वालेकुम। बिलाल लाइव में आप सबको खुशामदीद। हम आज बात करने वाले हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर, उस टॉपिक ऊपर हम बात करेंगे आज। अतर भाई को आप जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर। पिछले दिनों में काफ़ी सारे इशू चलते रहे, सारा कुछ हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुआहदे भी किए, सारा कुछ हुआ और काफ़ी रिहाइयाँ भी हुई। जिन लोगों के नाम 4th शेड्यूल में थे वो 4th शेड्यूल से भी निकले। उसके बाद अभी स्टिल इस टाइम तक साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया गया। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो आज हमने बात करनी है अतर वैसे कि मुझे ये बताएं कि जो आने वाले दिन है, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो उर्स मुबारक रखा गया, उसकी क्या डेट रखी गई है? अस्सलाम वालेकुम। डेट रखी गई है बिलाल भाई 19, 20 और 21, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम सबको शिरकत करनी चाहिए। इंशाल्लाह। ज़ाहिर सी बात है, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अल्लाह पाक ने पैरों से तो माजूर रखा, लेकिन उनकी ज़ुबान में और उनकी मैं कहूँगा उनकी स्पीच में इतनी ताकत थी कि यानी वो शख्स जो इस्लाम का 1% अपना कदम रखता है, मिसाल के तौर पर जो बेनमाजी है या मतलब कोई इतना दीनी काम ज़्यादा मतलब के बढ़ चढ़ कर नहीं करता, वो बंदा भी उनकी उस ज़बान जब वो सुनता था ना, उनके बयान सुनता था, तो वो बंदा भी एकदम उसके अंदर जज्बा जोश पैदा हो जाता था। और ख़त्म नबूवत पे तो हम ऐसे ही नहीं कहते कि हमारी जान भी कुर्बान है, वाकई में हमारी जान कुर्बान है। जिस दिन खुदा न खासा पहले बात करते हैं कि ऐसा कोई वक्त आया ही ना, अगर आया तो इंशाल्लाह हम दिखा भी देंगे इंशाल्लाह। तो 19, 20 और 21 नवंबर को जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मुबारक है। तो आप सब लोगों को पुरजोर दावत दी जाती है कि आप सब लोग प्रोग्राम में शिरकत करें। हम सऊदीया में, हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि हम नज़दीक हों, हम भी हाज़िरी करें, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन आप लोगों के नसीब में है। अगर आप नज़दीक रहते हैं, आप उनके पास करीब हैं, तो लाजमी शिरकत कीजिएगा, अवमन्नास आएगी। और दूसरी गुड न्यूज़ ये थी कि अभी थोड़ी देर पहले अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब गए हुए हैं इस टाइम SHO के पास, और सिक्योरिटी इंतज़ामात के ऊपर वो बात करें उनसे, तो उन्होंने उनको प्रॉपर मुकम्मल यकीन दिलाने करवाई कि इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। तो उसके बाद अतर भाई मुझे कुछ सुनने में आया कि कुछ बयान आया है, वो डब्बू क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी साहब का कोई बयान है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मोटू पतलू खातून सॉरी माजरत के साथ फवाद चौधरी का जो बयान आया, जो मैंने उनकी पूरी डिटेल तो आपको नहीं बता सकता, यही बताऊंगा कि उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी है, माजरत की है। ज़ाहिर सी बात है, अब इस्लाम के जो चाहने वाले हैं और जो आशिक़ रसूल हैं, उनसे किसी का मुकाबला क्या होना, जिनके साथ अल्लाह है उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। तो हम उन्हें यही हिदायत देते हैं कि खुदा का वास्ता है, ऐसे फजूल काम ही ना करें जिसकी वजह से आपको माफ़ी मांगनी पड़े। ये कोई छोटा मोटा मौजू नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है, कोई मजाकिया बात नहीं है, ठीक है। ये कोई कल को आपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है और अब्सलम को भी मुंह दिखाना है आपने, ठीक है। तो ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से आपसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला आपसे अपना मुंह ही फेर लें। उस वक्त आप क्या करेंगे? शेख रशीद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? शेख रशीद साहब के बारे में तो यही ख्याल है कि सर आप रियासत मदीना बनाने की बड़ी बातें करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दूंगा, और वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप अपना घर बसाएं, ठीक है। रियासत मदीना में कोई भी ज़िनाई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब हलाली हैं, हलाल कमाने वाले हैं और हलाल तरीके से अपनी हर ख्वाहिश पूरे करने वाले लोग हैं। तो आपके जैसे लोग यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा आपसे ही वही बात है, एक पाँव आपका जो है ना केले के छिलके पे, दूसरा कब्र में, तो ऐसा ना हो कि दोनों टांगों से ये आपका जो है ना ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हरकतें ना किया करें, अल्लाह का वास्ता है, ख़ुद को सुधारें। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो सिर्फ ये था कि अल्लामा जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो उर्स मुबारक है वो 19, 20, 21 है, उसकी दावत के लिए सिर्फ मैंने आज की ये वीडियो की है। एक छोटा सा बीच में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं अतर भाई, ये जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद चीनी, और उसके बाद अभी आटे की शॉर्टेज आ रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिलाल भाई, ये आपने बड़ा ही गहरा मौजू जो है छेड़ लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वक्त निकालिएगा, इस पर एक मज़ीद अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाएंगे। छोटी सी बात मैं ये करता हूँ कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि नवाज़ शरीफ, जरदारी या पुराने जो भी हुक्मरान थे
उन सबको वापस लाया जाए। उनके दौर में महंगाई कम थी, ठीक है। ना ही मैं कोई पटवारी हूँ, ना ही मैं इनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे उससे पहले मैंने बड़ा इनको सपोर्ट किया था, ठीक है। हमने तो खैर वोट भी कलेक्ट किए, सब कुछ किया। एज अ यूथिया अगर आप मुझे कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो यूथिया जिसकी जो है ना वक्त से पहले ही आंखें खुल गई, आप मुझे वो यूथिया कह सकते हैं। तो इतना कहूँगा महंगाई में कि इतनी भी महंगाई नहीं है जितनी आपने बना रखी है। और फिर आपका सबसे बड़ा मसला ये कि और जो मज़ीद हमारे यूथिया भाई हैं वो महंगाई को कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से। मैं ना यूके में रहता हूँ, ना अमेरिका में रहता हूँ, ना मेरे भाई किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं। हम रहते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना में। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मुश्किलात आई और अब तक मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने लॉन्ग टाइम तक फ़्लाइट्स को रोक के रखा। क्या इन्हें नुकसान नहीं हुआ? क्या यहाँ पे महंगाई नहीं होनी चाहिए? महंगाई हुई है, 15% हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया गया है। पेट्रोल भी महंगा किया गया, हालांकि पेट्रोल तो इनकी अपनी मलकियत है, उसे भी महंगा किया गया है। लेकिन हमारे यूथी भाई क्या करते हैं जी, कंपेयर करते हैं कि रियाल में पेट्रोल इतने का मिल रहा है और पाकिस्तान से कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ऊपर नहीं है, कम है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ एक सऊदी, कॉमन सऊदी जो मतलब एक डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री करता है, आप उसे कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, आप उसे डेटा एंट्री वाला बंदा कह सकते हैं, मतलब वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो खाली एक्सेल यूज़ करता है जी, नॉर्मल जॉब। क्योंकि सऊदी की सबसे नॉर्मल जॉब यही है। ड्राइवरी बहुत कम करते हैं और अक्सर सी जॉब में लोग आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख के इसी जॉब में ज़्यादा आते हैं। ऐसा ही ज़्यादा पढ़ लिखे भी, जैसे हमने मैट्रिक करी है उसी तरह इन्होंने भी इतना ही पढ़ा लिखा होता है। तो उस नॉर्मल बंदे की अगर मैं सैलरी आपको बताऊंगा तो आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। उस बंदे की सैलरी है 6000 रियाल प्लस मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम तो ज़्यादा हो गई ना, मिनिमम की बात कर रहे हैं। बाकी उसके जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी अलग से देती है, अलग से देती है। लेकिन हम एक्सपेंसेस की बात ही नहीं कर रहे, उसका मेडिकल इंश्योरेंस की हम बात नहीं कर रहे, उसके फ्यूल की बात नहीं कर रहे, उसकी फैमिली की बात नहीं कर रहे, हम उसके बच्चों की तालीम की बात नहीं कर रहे, हम एक सैलरी की बात करते हैं। अब इसमें से भी हम क्या करते हैं कि भाई 6000 को पकड़ लेते हैं। हमने पकड़ लिया जी, हमने पकड़ लिया 6000 को। अगर आप अभी तो खैर रेट अच्छा चल रहा है, 40 चल रहा है हमारे हिसाब से, हम लगाते हैं उसको 40, ठीक है। 40 से आप ज़रब करें क्या अमाउंट बनती है, 240। तो मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक मामूली से मजदूर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मैट्रिक करके किसी कंपनी के अंदर मजबूरी में डाटा एंट्री का काम करते हैं, कि सैलरी कितनी है? 30,000। आप गलत, आप गलत कह रहे हैं, हाईएस्ट हो, आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है इस्लामाबाद में हो, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची गरीब की माँ है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी जो सैलरी होती है ना वो 20,000 प्लस बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसा ही है। आप जो 30,000 बात कर रहे हैं बिलाल भाई, 15-18 उसके बाद फिर 20 जाती है। जी बिल्कुल, मतलब ये है कि जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जो हेड करते हैं मतलब आईटी को या इस तरह का, मतलब जो उनको हेड करते हैं 30 तक जाते हैं, हाईएस्ट 30 तक जाते हैं। वो भी आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं कि 20,000 और 2,40,000 में कितना फर्क हो गया? जमीन आसमान का फर्क हो गया, ठीक है। तो अगर किसी पाकिस्तानी बंदे को 2,40,000 या 2,20,000 या छोड़ें 2 लाख को लाख रुपए भी सैलरी मिल जाए तो वो बंदा यहाँ परदेश क्यों आए, हम क्यों आए? तो बात वही है। तो यूथियों बड़े भाइयों, खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, अपनी आंखें खोलो और ठीक है थोड़ी सी सर्च, हाँ मेरी तो खुल गई है, आप अपनी भी खोलें। तो थोड़ा सा सर्च कर लिया करें, किसी गरीब का मजाक, ये हंसने वाली बात नहीं, किसी गरीब का मजाक ना बनाएं, ठीक है। बहुत से लोग में कितने केसेस हमारे सामने आते हैं, फेसबुक पे वीडियोस आती हैं, खुदकुशी कर ली, बच्चों को मार दिया, खुद भी मर गए, वाइफ को भी जला दिया, यानी पूरी फैमिली का जो एक बाप है, मतलब जो सरबराह है, मर्द जैसे कहते हैं, खुद भी मर गया, सबको मार दिया, उसने कहानी ख़त्म कर दी। ना रहे गरीब, ना रहेगा गरीब और ना रहेगी गरीबी, उसने ये काम शुरू कर दिया है। तो अगर हम सब ने यही काम करना है तो फिर पाकिस्तान में आप अकेले ही रह जाएंगे, फिर हुकूमत किसके ऊपर करेंगे? ऐसा ना करें, ठीक है। लिहाजा यही है कि महंगाई है, आप महंगाई करें लेकिन एक हद में करें, लेकिन महंगाई के साथ साथ आप सैलरियों के ऊपर भी बात करें। ऐसा ही है। किसी सैलरी के ऊपर आप बात नहीं करते। सैलरियाँ बढ़ती हैं तो किसकी बढ़ती हैं भाई? जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनकी बढ़ती हैं। चलो अब जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं मैं उनके ऊपर ही बात करता हूँ।
एक आम मजदूर आदमी जो 600-700 रुपए का मतलब दिहाड़ीदार मजदूर जो है, वो अगर अपनी जेब से 130 रुपए का पेट्रोल खरीद कर अपनी मोटरसाइकिल में डलाता है, तो ये सरकारी अफसरान क्या कर रहे हैं? क्या इनको क्या मतलब क्या रिश्तेदारी है इनसे? आप इनको फ्री फंड में पेट्रोल बांट रहे हैं? ऐसा ना करें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरीब के लिए तो कानून है ही नहीं पाकिस्तान में, ठीक है। अमीर लोग क्या करते हैं, उनके लिए कानून की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला, ठीक है। मकड़ी के जाले के अंदर कौन फंसेगा? छोटे मोटे कीड़े फंसेंगे, ठीक है। आपको एक बिल्ली या कोई शेर की अगर मिसाल आप ले लें तो वो तो जाले को फाड़ के निकल जाएगा ना। तो वो मिसाल अमीरों के लिए पाकिस्तान के, और गरीब लोगों की मिसाल कीड़े मकोड़ों की है। वो उस जाल में फंस जाते हैं और अमीर लोग उसे फाड़ के निकल जाते हैं। तो लिहाजा खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, महंगाई कम करें। हम परदेशियों पे ही रहम खा लें कम अज़ कम, इस यूथिये पे ही रहम खा लें कम अज़ कम, कि हम जाके पाकिस्तान में अपना कोई कारोबार सेट करें और यहाँ से जाएँ। हालांकि यहाँ दुनिया भर की सहूलियात है, लेकिन बात वही है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसको छोड़ के यहाँ हम क्यों आए? ठीक है, अगर हमने काम करना है तो अपने पाकिस्तान की आवाम को काम करके क्यों ना दें? हम सऊदियों को भी काम करके क्यों दे रहे हैं? ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात बोली है। जो हम यहाँ 12-13 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत हम पाकिस्तान में क्यों ना करें और अपने कारोबार को दें, ताकि हमारी भी तरक्की हो, हमारे मुल्क की भी तरक्की हो। है ना, अपने वतन को मेहनत करके अपनी कंपनी को ग्रोथ दें। ये जो इतना कितना लाख बंदा सऊदीया में, दुबई में, बाकी कंट्रीज़ में है, यही अगर अवाम पाकिस्तान में अगर मेहनत करे तो कितनी कंपनी ग्रोथ कर सकती हैं, कितनी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये है कि इस चीज़ पे ध्यान कोई बंदा भी नहीं दे रहा। और अवाम इसकी वजह है बिलाल भाई, हर हुकूमत जो आती है वो 5 साल के लिए आती है। मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉन्ग टर्म का सोचती ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने 5 साल में इतना कमा लेना है कि हमारी 7 पुश्तें फेंट के खाएंगी। और ये मिसाल पिछली हुकूमतों में आप देख सकते हैं, नवाज शरीफ की कितना कमाया उन्होंने और कहाँ कहाँ उनका पैसा मौजूद है, कहाँ कहाँ उनके बच्चे घूम फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ी हंसी आती है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का हुक्मरान होने के बावजूद उसे लगता है कि उसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं और वो अपना इलाज कराने के लिए बाहर ही आता है। तो मेरे भाई 5 साल आपने किया क्या है? 5 साल तो नहीं, खैर नवाज शरीफ को तो बहुत साल हो गए। आपने किया क्या है इन सालों में? आप एक अच्छा सा अस्पताल नहीं बना सकते? कम अज़ कम आप अपने लिए ही बना लेते हैं। कम अज़ कम अपने लिए बना लेते कि यार मजबूरी में आपके काम आया था। गरीब आवाम तो दूर की बात है, कम से कम अपने लिए आप सोच लेते। लेकिन कौन सोचे, मसला ही है। चलो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बल्कि आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँच सकें। और आखिर में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।